नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेलवे के अंदर एनओसी के रिगार्डिंग चर्चा करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि रेलवे के अंदर एनओसी क्या होती है, एनओसी कैसे प्राप्त की जाती है, एनओसी प्राप्त करने के रूल्स क्या होते हैं, अगर आपको रेलवे एनओसी दे देती है तो उसके क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं, और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि रेलवे में अगर आप एनओसी लेना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है और एप्लीकेशन जो फॉर्म है, यानी कि जो एप्लीकेशन आप देते हो वो किस प्रकार से आप देंगे जिससे आपको एनओसी यहाँ पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको एनओसी के बारे में बता दूं, एनओसी क्या होती है और ये किन किन टाइप से आपको मिलती है। देखिए, एनओसी का पूरा नाम होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए रेलवे आपको परमिशन दे रहा है। अब वो किसी भी काम की हो सकती है, लेकिन जनरली जब एनओसी का नाम आता है तो एनओसी दो प्रकार से ली जाती है। या तो आप कोई हायर एजुकेशन करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कि जब आपका सिलेक्शन होता है रेलवे के अंदर तो आपने कोई क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो अधूरी कर रखी है। सपोज कीजिए आप जो है ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर हो चुकी है आपकी या सेकेंड ईयर आपकी हो चुकी है, तो बाकी का जो आपका ये बच रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो रेलवे से आप उसकी परमिशन ले सकते हैं और उसके बाद जो है आप उस एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक तो आप ले सकते हैं दोस्तों हायर एजुकेशन के लिए, दूसरा यहां पर आप लिख सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है उसके लिए। ठीक है, अब देखिए जब आप रेलवे के अंदर भर्ती होते हो तो अगर आप किसी दूसरे जो फॉर्म निकलते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों, चाहे रेलवे के हों, तो वहां पर दोस्तों आपको एनओसी लेना आवश्यक होता है। देखिए, एनओसी लेना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि एनओसी लेने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं रेलवे की तरफ से। आपकी जो छुट्टियां होती हैं जो आप इकट्ठी करते हैं वो आपका ट्रांसफर हो जाता है, आपका एनपीएस या जीपीएफ जो भी कटता है वो आपका ट्रांसफर हो जाता है। इसके अलावा आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है वो भी दोस्तों ट्रांसफर हो जाता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो दोस्तों आपको मिल जाते हैं अगर आप एनओसी लेते हैं तो। और जब आप रिजाइन देते हैं तो उस समय आपको टेक्निकल रिजाइन मिल जाता है एनओसी लेने से, और टेक्निकल रिजाइन से जो भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे के सारे मिल जाते हैं। तो दो प्रकार से दोस्तों आप एनओसी ले सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए और दूसरा हायर पे ग्रेड के लिए, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो। अब यहां पर बात करते हैं कि एनओसी कैसे प्राप्त करें और एनओसी लेने के रूल्स क्या क्या हैं। यहां पर देखिए मैं आपको नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एनडब्ल्यूआर का यहां पर दिखा रहा हूं एनओसी का फॉर्मेट और रूल्स। देखिए यहां पर आप सोच रहे होंगे ये थोड़ा पुराना है, नहीं दोस्तों ये लेटेस्ट है और इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव होता नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखिए पहले तो हम जो है इसके रूल्स देख लेते हैं कि इसके रूल्स क्या है, आपको एनओसी कब मिल सकती है। और देखिए हम कौन सी वाले एनओसी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हायर पे ग्रेड के लिए, यानी कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एनओसी चाहिए। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आप हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी डिग्री डिप्लोमा एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आपको एनओसी की जरूरत पड़ेगी तो वो कैसे आप जो है अप्लाई करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, अलग से वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्च पद पे ग्रेड के लिए आवेदन करने, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जो आप विभागीय अनुमति लेंगे, ठीक है, रेलवे से जो परमिशन लेंगे एनओसी, उसको प्रदान करने के संदर्भ में यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए आपके ये रूल्स है, कौन कौन सी टर्म कंडीशन है। पहला कि परीक्षा में बैठने के कारण प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और न ही कार्य क्षमता प्रभावित होनी चाहिए। यानी कि आप एनओसी लेकर तो जा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आप एग्जाम देने गए तो आपका जो प्रशासनिक कार्य है उसमें बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ऐसे समझिए कि कोई भी स्टेशन है, अगर मान लीजिए उस पर 4 पॉइंट्समैन है तो सारे के सारे मान लीजिए कि कोई रेलवे में कोई भर्ती निकलती है, जैसे अभी टेक्नीशियन की निकली है, असिस्टेंट लोको पायलट की निकली है। अब चारों के चारों ने अप्लाई कर दिया तो चारों के चारों अगर एग्जाम देने जाएंगे तो फिर रेलवे का काम कैसे चलेगा। तो यहाँ पर रेलवे ये बोलती है कि भाई हमारा प्रशासनिक जो कार्य है उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, यानी और कार्य क्षमता भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए, यानी कि रेलवे का जो काम है वो नहीं रुकना चाहिए, रेलवे भी चलती रहनी चाहिए और आपका जो एनओसी और एग्जाम है वो भी हो जाना चाहिए। तो बाकी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको दोस्तों रेलवे जो है यहाँ पर छोड़ ही देता है एग्जाम के लिए। कोई ज़्यादा ही खराबी कंडीशन आ गई तो दिक्कत आएगी, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा यहाँ पर दोस्तों बता रखा है कि आप किसी भी एग्जाम के लिए एनओसी ले लेते हैं
तो आपको खुद का ही छुट्टी लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम देने जा रहे हो और उसके लिए आपको रेलवे छुट्टी देगी अलग से, स्पेशल आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। आपको जो छुट्टी मिलती है, चाहे CL मिलती हो, LAP या जो भी आप छुट्टी हैं, आपको दोस्तों खुद की छुट्टी यहाँ पर लेनी होगी। और ऐसा भी नहीं है कि आप दोस्तों छुट्टी देने के लिए जो है प्रशासन को बाध्य नहीं करेंगे, यानी कि आप आपके इंचार्ज को ये फोर्स नहीं कर सकते कि मेरा इस प्रकार से एग्जाम है तो मेरे को आप जो है छुट्टी दे ही दीजिए। ठीक है, प्रशासनिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए रेलवे का जो सक्षम अधिकारी है जो आपको छुट्टी सैंक्शन करेगा, वो इस चीज़ को देखेगा कि भाई आपकी जो जॉब है वो सुचारू रूप से होनी चाहिए, मतलब किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपकी एवज में कोई आदमी मिल जाएगा तो आपको छुट्टी दे दी जाएगी। आगे यहाँ पर बता रखा है कि परीक्षा में चयन होने पर कर्मचारी को उपयुक्त रिलीवर उपलब्ध होने पर ही कार्यमुक्त किया जा सकता है। अब इसको ये समझिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है, मान लीजिए आपने टेक्नीशियन भर्ती 2024 का फॉर्म भरा, आप टेक्नीशियन बन गए रेलवे में, और मान लीजिए अभी जो है आप रेलवे में ही जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट्समैन में काम कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि भाई पॉइंट्समैन में आपका सिलेक्शन, तो पॉइंट्समैन से आप टेक्नीशियन तो बन गए, लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ने का मतलब है कि आपको टेक्नीशियन के लिए ऐसे नहीं बोलेंगे आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए किसी भी स्टेशन पर आप हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि आपका जो कैडर है वो फिक्स हो। अगर आप चले गए तो आपकी जगह जॉब ड्यूटी कौन करेगा? तो जब तक कोई उपयुक्त रिलीवर नहीं मिलेगा तब तक दोस्तों आपको छोड़ा नहीं जाएगा उस जॉब के लिए। आगे यहाँ पर बोला गया है कि परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कर्मचारियों को जो विभागीय अनुमति दी जा रही है, जो NOC दी जा रही है, वो प्रशासनिक हित में कभी भी रद्द की जा सकती है। यानी कि प्रशासन चाहे, रेलवे चाहे, तो जो आपको अगर NOC एक बार दे भी दी जाती है तो दोस्तों उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। आगे बता रखा है कि आपको जो NOC प्रदान की जा रही है वो उच्चतर पे ग्रेड के लिए ही मान्य है। यानी कि आपका जो पे ग्रेड है, जैसे मान लीजिए आप रेलवे अगर लेवल 1 में हो, ग्रुप D में है, तो आपका 1800 पे ग्रेड का है। तो कोई भी भर्ती आती है तो आप जो है इससे ऊपर वाली जो भर्ती है, यानी 1900 पे ग्रेड हुआ, 2000 पे ग्रेड हुआ या 2400 पे ग्रेड, इससे ऊंचे जो पे ग्रेड हैं उनके लिए आपको NOC रेलवे देगा। और ध्यान रखना है, उच्चतर पे ग्रेड के लिए ही आपको जो है यहाँ पर टेक्निकल रिजाइन देगा रेलवे, अदरवाइज आपको टेक्निकल रिजाइन नहीं मिलेगा। आगे बताया जा रहा है आपका स्थानांतरण प्रशासनिक हित में कहीं भी किया जा सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और, विभागीय अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्धारित फॉर्मेट में, अभी मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेट कहाँ से प्राप्त करना है, तो निर्धारित फॉर्मेट में आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है और वो दोस्तों फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले ही देना आवश्यक है। यानी कि जैसे भी टेक्नीशियन का फॉर्म चल रहा है तो उसकी जो लास्ट डेट है 8/4/2024 है, 8 अप्रैल, तो आपको दोस्तों 8/4/2024 से पहले ही रेलवे को यहाँ पर सूचना देनी होगी कि मैं इस प्रकार से फॉर्म भर रहा हूँ और मुझे NOC की आवश्यकता है। यानी कि फॉर्म भरने की डेट से पहले आपको दोस्तों रेलवे को इन्फॉर्मेशन देनी होगी। आगे बता रखा है, अगर आप रेलवे से NOC प्राप्त नहीं करते हैं तो आप दोस्तों टेक्निकल रिजाइन नहीं दे सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना है। टेक्निकल रिजाइन देखिए रेलवे के अंदर रेजिग्नेशन देते हैं, उसके कई टाइप होते हैं। टेक्निकल रिजाइन सबसे बेस्ट होता है, उसमें आपको कई बेनिफिट मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने NOC नहीं ली तो आपको टेक्निकल रिजाइन नहीं मिलेगा। आगे दोस्तों बता रखा है कि केवल निर्धारित परफॉर्मा में विस्तृत जानकारी के साथ ही पूरे भरे हुए फॉर्म को अधीनस्थ द्वारा अग्रेषित करने पर ही आपको NOC पर विचार किया जाएगा। अपूर्ण अथवा सीधे प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है NOC प्राप्त करने का, तो उसको एक तो आपको पूरा भरना रहेगा, ठीक है, पूरा भर के आपका जो अधीनस्थ है, यानी कि आपका जो इंचार्ज है, उससे आपको फॉरवर्ड करवाना है और फिर आपको DRM ऑफिस पहुंचाना है। ऐसा नहीं है कि आप खुद ही एप्लीकेशन लिख के और लेके चले गए और डायरेक्ट ही DRM ऑफिस पहुंच गए, तो ऐसा नहीं होगा, आपको दोस्तों NOC नहीं मिलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे दोस्तों बात कर रखा है कि अगर कोई कर्मचारी रेलवे किसी प्राइवेट प्रतिष्ठान में यदि किसी पद के लिए आवेदन करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे रेल सेवा से त्यागपत्र देना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में आप जाना चाहते हैं तो आपको जो है रेल सेवा से त्यागपत्र देना होगा। और यहाँ पर यह भी बता रखा है कि 1 वर्ष में देखो NOC की सीमा फिक्स होती है, तो आप पहले ही देख लीजिए कि आपने कितनी NOC यहाँ पर ले चुके हैं, ठीक है, उस चीज़ को भी आप ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का एक एप्लीकेशन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, और ये देखिए DRM एस्टेब्लिशमेंट के नाम से आपको लिखना पड़ेगा। ये डिवीजन आपका अलग होगा तो आप चेंज कर लीजिएगा, इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। ये अजमेर का है, तो आप देख लीजिए अपने अपने हिसाब से, जिस भी डिवीजन में आप पोस्टेड है उस हिसाब से लिख लीजिएगा। विषय में आप लिखेंगे उच्च पद उच्च पे ग्रेड के लिए आवेदन करने और परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विभागीय अनुमति लेने के संदर्भ में। और यहाँ पर नीचे लिखेंगे महोदय
मैं यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको आपका पदनाम, आपका जो भी डेजिग्नेशन है, जिस भी पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। आपका किस लेवल में आप जॉब कर रहे हो, लेवल 1 2 जो भी है। इसके अलावा अधीन यहाँ पर आपको लिखना है आपका इंचार्ज या आपकी यूनिट। जैसे मान लीजिए आप पॉइंट्समैन है तो किसके अधीन काम कर रहे हो, तो आप लिख सकते हो कि एसएस और आपका स्टेशन का नाम। या आप अगर आप यहाँ पर जो है ट्रैक मेंटेनर हो तो दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एसएससी और ओब्लिक लिख सकते हैं, आपके एसएससी कहाँ पर बैठता है उसका नाम, ठीक है। और ये जो नीचे आपको कुछ डिटेल दी गई है इनको यहाँ पर फिल करना रहेगा। जैसे कर्मचारी का नाम इधर आपको लिखना रहेगा, पिता का नाम लिखना रहेगा, आपकी एचआरएमएस आईडी लिखनी पड़ेगी, डेजिग्नेशन पदनाम लिखना पड़ेगा, कौन से पे मैट्रिक्स पे आप जॉब कर रहे हो, लेवल 1 2 वो लिखना पड़ेगा, कार्यस्थल कहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, यानी कि आप एसएससी के अधीन काम कर रहे हो तो एसएससी लिख दोगे, ओब्लिक उसका नाम लिख दोगे, जगह का नाम। अगर आप डायरेक्ट किसी वर्कशॉप में काम करते हो तो वर्कशॉप का नाम लिख दोगे। नियुक्ति तिथि, ज्वाइनिंग डेट आपको यहाँ पर लिखनी रहेगी, ठीक है। ज्वाइनिंग डेट आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, भले ट्रेनिंग स्टार्ट हो या नहीं हो, तो जब आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाती है वो वाली डालनी है, ट्रेनिंग के बाद वाली नहीं डालनी है। बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं। इसके अलावा पहले आपने कितनी एनओसी ले रखी है उनके बारे में आपको जानकारी देनी है। और यहाँ पर एनओसी किसके बारे में लेनी है, ठीक है, कौन सी भर्ती है उसके लिए आपको लेनी है, तो यहाँ पर ये नीचे आपको बताना रहेगा। जैसे पद का नाम जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए अभी टेक्नीशियन की भर्ती निकली है तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी टेक्नीशियन और 2024 लिख देंगे। वेतनमान, पे ग्रेड या पे मैट्रिक्स लेवल, तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो वेतनमान आपको पता होना चाहिए कि वेतनमान जो होता है उसका और पे ग्रेड पे मैट्रिक्स क्या है। तो जैसे अभी जो टेक्नीशियन की भर्ती निकली है उसका पे ग्रेड 1900 है तो आप 1900 लिख सकते हैं। पे लेवल कितना है, 2 है तो वो आप 2 लिख सकते हैं। विज्ञप्ति संख्या, तो विज्ञप्ति संख्या क्या है, विज्ञप्ति संख्या उसके आप देख लेना। तो जब मैं आपको वो टेक्नीशियन की बता रहा हूँ, CN02/2024 उसकी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपकी जो विज्ञप्ति संख्या क्या है। इसके अलावा कौन इसकी परीक्षा आयोजित करवा रहा है, तो आपको लिखना है इधर जो भी परीक्षा आयोजित करवा रहा है। तो टेक्नीशियन की आयोजित करवा रहा है आरआरबी, तो आरआरबी लिख देंगे। फॉर्म भरने की अंतिम डेट क्या है, तो टेक्नीशियन की फॉर्म भरने की अंतिम डेट 8/4/2024 है तो आप लिख देंगे। बाकी अगर डेट एक्सटेंड होती है तो आप वो वाली यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए ये सब कुछ भरने के बाद आपको ये जो फॉर्म है इसको 3 कॉपी में लिखना रहेगा। 3 कॉपी में आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। इसके अलावा इसके साथ क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट और सबमिट करने हैं, तो देखिए आपको दोस्तों आपने जो फॉर्म भरा है एप्लीकेशन उसका जो प्रिंट आउट है उसके प्रिंट आउट को इसके साथ जो अटैच कर देना है। और इसके अलावा आपका जो नोटिफिकेशन है, जैसे मैं टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे ये टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन है तो इसमें ये फर्स्ट वाला जो पेज है, फर्स्ट वाला पेज आपको लगाना रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये सेकंड वाला जो पेज है ये भी आपको लगाना होगा, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो मेंशन है और भर्ती का नाम भी मेंशन है और उसका पे लेवल भी आपका मेंशन है, ठीक है। और टोटल कितनी भर्तियां हैं वो भी मेंशन है। तो आपको ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। हो सकता है कि अलग अलग भर्ती में ये चीज़ें आपको अलग अलग पेज पर मिले, तो आपको वो सारे के सारे पेज जो है यहाँ पर लगाने पड़ेंगे जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन हो। पहला आपकी जो पोस्ट है उसका नाम, कौन से लेवल की है उसका नाम, इसके अलावा टोटल कितनी वैकेंसी है ये चीज़, और आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट। तो ये 3-4 चीज़ अगर आपको एक ही पेज में मिल जाती हैं तो आप दोस्तों एक ही पेज लगा सकते हैं। और अगर आपको अलग अलग पेज पर ये सारी चीज़ें मेंशन हैं तो दोस्तों आप अलग अलग पेज यहाँ पर लगा दीजिएगा इससे संबंधित। ये सारी चीज़ें आपको लगानी रहेगी। और उसके बाद ये जो फॉर्म है इसको आपको आपके जो इंचार्ज है वो यहाँ पर क्या करेगा, इस पर यहाँ पर आपका सील साइन करेगा और 3 कॉपीज़ में लगा के और आपके इंचार्ज को दे देना है, वो अपने आप भेज देंगे आगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर पूरा प्रोसेस रहेगा एनओसी लेने का। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दो हमने बात कर ली है। एनओसी कैसे प्राप्त करते हैं, एनओसी लेने के क्या रूल्स हैं, एनओसी लेने पर क्या बेनिफिट होते हैं और एनओसी का फॉर्मेट क्या है, ठीक है। बाकी देखिए किसी प्रकार का आपका डाउट रह गया है आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं एनओसी के रिगार्डिंग या और किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग रेलवे के अंदर, हम आपको जो है उसको वीडियो बनाकर आपका क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।